जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय बीके सर। साइंस में हम फिजिक्स पूछ चुके हैं। आज जो हम पूछने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट 1, जो शुरू से लेकर के हम पूछेंगे लास्ट बिलियन चैप्टर तक। फिर कल का जो वीडियो में होगा आपका बिलियन से आगे खत्म हो चुका है। 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो भी दोस्तों पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो से 3 से 4 नंबर फिक्स आने वाला है। बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, या में कोई भी एग्जाम हो। पहले जानेंगे कि रसायन किसको कहते हैं। समझे कि मतलब कि विभिन्न पदार्थ का गुण, संगठक, संरचना तथा उनमें होने वाला परिवर्तन का अध्ययन। गुण, संरचना और परिवर्तन होने वाला परिवर्तन का अध्ययन क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? कीमिया से, जिसका अर्थ होता है काला रंग। कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी बोलते हैं, ठीक है। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमेटिक किंग बोलते थे। पहले जानेंगे कि रसायन विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? लेवोजियर, ठीक है, या लेवाइसियर बोलते हैं। हिंदी में लेवाइसियर लिख देता है। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान हो, जो पूरी संरचना में परिवर्तन का विरोध करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। जैसे कह सकते हैं जल, हवा, बालू, सब आ जाएगा पदार्थ में। सारी वस्तुएं दुनिया की जो है ना 5 तत्व के संयोग से बनी है। ये किसका अनुमान था? यूनान का। कि क्या किस था? क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, ठीक है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। ये किसका कथन है? कनाद का है। कनाद ऋषि थे। अब हम सब जानेंगे ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसके कहते हैं, और गैस किसे कहते हैं। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? ठोस। आकार भी निश्चित हो, आयतन भी निश्चित हो, ठोस कहते हैं। जैसे कि लोहा की छड़, ये क्या है? ठोस है। लकड़ी की कुर्सी, बर्फ की टुकड़ा, ये सब क्या है? ठोस है। आकार और आयतन दोनों निश्चित, उसको ठोस कहेंगे। लेकिन आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, द्रव कहें। आकार क्या हुआ? निश्चित, अनिश्चित हुआ, कोई दिशा नहीं हुआ, और आयतन निश्चित हो, क्या हुआ? द्रव कला। अगर समझो दोनों अनिश्चित है, आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, क्या बोलेंगे? गैस। और दोनों निश्चित होगा तो क्या होगा? ठोस। और दोनों अनिश्चित तो गैस। और आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित तो द्रव। तो गैस जैसे हवा, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? वही है। गैस का कोई भी पृष्ठ होता है कि नहीं होता? नहीं होता है। तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है कौन? जल। जल रहता है। गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन। आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, क्या है? ऊर्ध्वपातन। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। 5वीं अवस्था क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और छठा अवस्था क्या है? हार्मोनिक कंडेंसेट। वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक रासायनिक विधि से न तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ में विभाजित कर सकते हैं, नहीं अन्य पदार्थ के योग से बनाया जाता है। तो 2 भाग में ना बांट सके, उससे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व कहते हैं। जैसे कोई भी ले सकते हो, सोना हो गया, ये जितना भी मतलब 118 तत्व है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। उसको 2 भाग में नहीं बांटो। सोना को 2 भाग में क्या बांटोगे? कोई भी तत्व को 2 भाग या 2 से अधिक पदार्थ में विभाजित न कर सके, ठीक है। अभी तक कितना तत्व है? 118। एग्जाम में पूछा हुआ है कि कितना प्रकृति में पाए जाते हैं? 92। बोलेगा 118 तत्व में प्रकृति में कितना? 92। खोजा गया अंतिम तत्व कौन है? अनुसेप्टियम। खोजा गया अंतिम तत्व अनुसेप्टियम। अब पढ़ेंगे हमसे पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्व और शरीर में मनुष्य में तत्व, ठीक है। तो पृथ्वी पर जो है तत्व में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 46.7। ऑक्सीजन जो पृथ्वी में पाया जाता है 46.7, लेकिन मनुष्य में बोलेगा ऑक्सीजन कितना? 65%।
मनोज में बोलेगा 65, ठीक है, और पृथ्वी बोलेगा 46.7। समझ गए। सिलिकॉन दूसरा पाया जाता है 27.72, ठीक है। सिलिकॉन पृथ्वी पर कितना होता है 27.72। और एल्यूमिनियम पाया जाता है 8.13। बोलेगा पृथ्वी पर कौन सा धातु सर्वाधिक पाया जाता है? एल्यूमिनियम 8.13। और लोहा दूसरा 5%, लोहा दूसरा 5%। ऑक्सीजन 46.60 हो गया, सिलिकॉन 27.72, एल्यूमिनियम 8.13 और लोहा कितना हुआ 5%। शरीर में ऑक्सीजन कितना परसेंट बताए? 65। और कार्बन 18%। कार्बन कितना होता है? हाइड्रोजन 10%, हाइड्रोजन 10। और नाइट्रोजन कितना है? 3। और कैल्शियम है 2%। बोलेगा शरीर में कौन सा धातु सर्वाधिक पाया जाता है? कैल्शियम। कैल्शियम 2%। ऑक्सीजन गैस ना है। और फास्फोरस 1%। फास्फोरस कितना होता है? 1%। और लोहा 0.004, 0.004। सोडियम है 0.15। अब हम सब जीवित मानव शरीर में सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीज। और सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तुरंत बताएं। कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम। आगे बताइए। अब जानेंगे यौगिक किसको कहते हैं और मिश्रण किसको कहते हैं। शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक। मतलब 2 या 2 से अधिक हो लेकिन क्या हो? निश्चित मात्रा। अच्छा, जो भी मात्रा मिलाया, जैसे 2 चीज है तो बराबर बराबर मात्रा, 3 भी हो तो बराबर बराबर, तो उसको क्या बोलेंगे? यौगिक। समझ में आ गया यौगिक क्या होता है? जल हो गया। अब यौगिक में बोलेगा सर्वाधिक यौगिक शरीर में कौन पाया जाता है? जल। जल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा जल, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा कौन है? कार्बोहाइड्रेट। अब मिश्रण जानेंगे। पदार्थ का जो 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिला है, मतलब निश्चित अनुपात में ना मिला है, उसको क्या बोलेंगे? मिश्रण। और जो निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक। आप पढ़ेंगे समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। यहां से क्वेश्चन आता है। निश्चित अनुपात में अवयव को मिलाने से किस मिश्रण का अनुपात होता है? समांग मिश्रण। समांग मतलब समान मिश्रण, समान मात्रा मिला जाए, ठीक है। निश्चित अनुपात में अवयव को मिलाने को क्या बोले? समांग मिश्रण। चीनी या नमक का जलीय विलयन कैसा मिश्रण है? समांग मिश्रण। और हवा भी कैसा है? समांग। ये डायरेक्ट देता है चीनी या नमक का कैसा मिश्रण है? समांग। हवा भी कैसा है? तो निश्चित अनुपात में बोलेगा समांग, अनिश्चित अनुपात में बोलेगा तो विषमांग। अनिश्चित में विषमांग। बारूद कुआसा कैसा है? विषमांग। बारूद कुआसा विषमांग। जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है, इस प्रक्रिया को अवसादन बोलते हैं। जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसकी भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है, इस प्रक्रिया को अवसादन बोलते हैं। अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग करते हैं किस विधि द्वारा? रवाकरण। अकार्बनिक ठोस मिश्रण को रवाकरण। शर्करा और नमक के मिश्रण इथाइल अल्कोहल में कितने गर्म ताप विधि से अलग किया जा सकता है? 348 केल्विन ताप पर, ठीक है। शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करके अलग किया सकता है। 2 द्रव के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को किस विधि से? आसवन विधि से। 2 द्रव के क्वथनांक में बहुत अधिक अंतर हो तो उसके मिश्रण को किस विधि से? आसवन विधि से। आगे बताइए। कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन किस विधि से होता है? ऊर्ध्वपातन। कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन किस विधि से? ऊर्ध्वपातन, या इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। खनिज तेल या कच्चा तेल से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल, तार किस विधि से अलग करते हैं? आंशिक आसवन। खनिज तेल या कच्चे तेल से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल, तार आंशिक आसवन। कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है किस विधि से? भाप आसवन। कार्बनिक मिश्रण को भाप आसवन।
एसीटोन और मेथिल अल्कोहल कैसा है? भाप आसमान। एसीटोन और मेथिल अल्कोहल का अलग करते हैं भाप आसमान। कार्बनिक मिश्रण शुद्ध किया जाता है भाप आसमान। गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है उसको कहते हैं द्रवनांक। ठोस से द्रव में होगा तो क्या कहते हैं? द्रवनांक। किसी विशेष दाब पर, नियत ताप पर जिस पर कोई द्रव जमता है उसको क्या बोलेंगे? हिमांक। नहीं समझे? किसी विशेष दाब नियत रहे और जिस पर कोई द्रव ना जमे उसको क्या बोलेंगे? हिमांक। पदार्थ का द्रव्यमाप हिमांक सामान्यतः क्या होता है? बराबर होता है। बर्फ का द्रव्यमाप और हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का द्रव्यमाप और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। अशुद्धियों की उपस्थिति में हिमांक और द्रव्यमाप दोनों क्या होता है? कम होता है। अशुद्धि डाल देने पर पदार्थ का गलनांक क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। द्रव से वाष्प में परिणत होने की घटना को क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। द्रव से वाष्प में परिणत होने की घटना वाष्पीकरण। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? क्वथनांक कम तापमान पर द्रव से वाष्प में वाष्पन। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही क्या होगी? अधिक तेजी से होगा। क्वथनांक कम कर देंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर जो करते हैं, ठीक है? नहीं समझे? जल है ना, जिसको क्वथनांक कम होगा तो वाष्पन की क्रिया उतनी ही क्या होगा? ज्यादा भाप बनकर होगा तो अधिक तेजी से होगी। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन क्या होगा? अधिक। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन भी अधिक। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बहुत बड़ा है, बढ़ता है। ये बहुत डायरेक्ट आ जाता है कि दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? 78.3 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल का 78.3 और क्लोरोफॉर्म 62 होता है। एसीटोन का क्वथनांक पूछा 46। अब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे परमाणु संरचना, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता उसको क्या बोलेंगे? परमाणु। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा परमाणु। परमाणु विद्युतः क्या होता है? हम लोग क्षारीय उदासीन। उदासीन। परमाणु विद्युतः क्या होता है? उदासीन, न्यूट्रल होता है। तत्व तथा यौगिक का सबसे छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु। स्वतंत्र अवस्था में रहेगा तो उसको अणु, और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा तो परमाणु। समझ में आ गया ना? स्वतंत्रता में नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? परमाणु। बड़का आदमी स्वतंत्रता में नहीं रहेगा, छोटका के तो रह सकते हो। किसी तत्व का परमाणु भार किससे ज्ञात करते हैं? परमाणु कार्बन 12 परमाणु से पता चलता है, ठीक है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन। आधुनिक परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। एक मोल का मान कितना होता है? 6.022 गुना 10/23। इसको क्या बोलते हैं? अवोगाड्रो संख्या। मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया? 1967। मोल को इकाई के रूप में 1967। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। और प्रोटॉन पर धन और न्यूट्रॉन आवेशहीन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। द गोपचन का ट्रिक समझते हैं? द गोपचन होता है THE होगा ना, TH से क्या हुआ? थॉमसन। E से हुआ इलेक्ट्रॉन। TH से क्या हुआ? थॉमसन। E से इलेक्ट्रॉन। गोप से क्या हुआ? गो से गोल्डस्टीन, पॉ से प्रोटॉन, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। चंद से क्या हुआ? चैडविक न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1095 गुना 10⁻28 ग्राम। केजी में बोलेगा तो -31, ग्राम में बोलेगा तो -28। इलेक्ट्रॉन का 9.1095 गुना 10⁻28 ग्राम। और प्रोटॉन का कितना होता है? 1.6726 गुना 10⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का लगभग समान होता है, ठीक है? 1.672 होता है तो 1.675 होता है, यही होता है। 72 और 75 होता है, ठीक है? प्रोटॉन का 1.6726 गुना 10⁻24 ग्राम
और 1.6749 गुना 10⁻24 ग्राम, मतलब दोनों का समान होता है। थोड़ा सा भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक 1932 में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? मिलीकन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलीकन। किस विधि से? तेल बूंद प्रयोग। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति खोज किसने किया? डी ब्रोगली। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति डी ब्रोगली। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? एंडरसन। पॉजिट्रॉन एंडरसन, लेकिन प्रोटॉन बोलेगा तो गोल्डस्टीन। समझ आ रहा है? विशिष्ट मूल कण बोसॉन का नाम किसने दिया? सत्येंद्र नाथ बोस, एसएन बोस। द्रव्यमानहीन और आवेशहीन कण न्यूट्रिनो की खोज किसने किया? पाउली। न्यूट्रिनो की खोज बोलेगा पाउली, और न्यूट्रॉन का बोलेगा तो चैडविक। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था 1930 में। परमाणु अविभाज्य है किसका कथन है? डाल्टन। परमाणु अविभाज्य है डाल्टन। रासायनिक संयोजन पर आधारित है डाल्टन का सिद्धांत। बोलेगा रासायनिक संयोजन पर किसका सिद्धांत है? डाल्टन। पदार्थ की प्रकृति पर बुनियादी सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन। बुनियादी सिद्धांत। नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड। नाभिकीय परमाणु मॉडल रदरफोर्ड। सोने की बहुत पतली पत्ती पर किस कण को बौछार कर परमाणु नाभिक का मॉडल प्रस्तुत किया? अल्फा कण। अल्फा कण से जो है ना बौछार करके रदरफोर्ड जो है ना, मतलब सोना बहुत ही पतली पत्ती नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। परमाणु की त्रिज्या लगभग कितना होता है? 10⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या बोलेगा ना तो 10⁻10, और नाभिक की त्रिज्या 10⁻15। परमाणु आएगा तो 10 मानना, और नाभिक आएगा तो -15 मानना। परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 और नाभिक आएगा तो 10⁻15। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ है जिन्हें क्या कहते हैं? कक्षा। तेजी से घूमता है नाभिक के चारों ओर, जिस तरह जो है ना इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कक्षा या ऑर्बिट। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। मतलब प्रोटॉन की संख्या जो स्थित है उसको क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या बोलेगा? द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन की संख्या होगा परमाणु संख्या, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जोड़ेंगे तो द्रव्यमान संख्या। कक्षा के चारों ओर वृत्ताकार पथ को कक्षा या सेल कहते हैं। सॉरी, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ को कक्षा या क्या कहते हैं? सेल। कक्षा का क्रम बताओ, सबसे ज्यादा किसका होगा? क्यू का। KLMNOPQ, के से क्यू तक कक्षा होता है, 7 कक्षा होता है, तो सबसे ज्यादा कौन हुआ? क्यू हुआ, सबसे कम के। मतलब राजा से रानी, नहीं ठीक है, राजा से रानी, किंग हो गया के, और क्यू से क्वीन क्या हुआ? रानी। प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² के बराबर होती है, जहां n कक्षा की संख्या किस योजना के अनुसार? 2n² होता है बोर ब्यूरी योजना के अनुसार। बोर ब्यूरी। यदि इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा दूर वाली कक्षा में जाना चाहता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने से नजदीक से दूर जाने चाहता है, वो जाना चाहता है, वह ऊर्जा का क्या करेगा? ग्रहण। उप कक्षा की संख्या कितना है? 4। SPDF। प्रत्येक कक्षा के कई उप कक्षा होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? उप कक्षा। सब सेल SPDF। उप कक्षा कौन कौन है? SPDF। के कक्षा में उप कक्षा कितना? 1 हुआ S, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 2। और L में कितना? SP। L में 8 हो गया, 2 8। K हो गया, K में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 2। और L में कितना हुआ? 8। M में 18। सूत्र याद है? 2n² बताया था ना, तो K का पहले मान 1 लो, तो 1 का स्क्वायर और गुना 2 कितना हुआ? 2 हो गया। और L का मान क्या लिए? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। और M में कितना हुआ? 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। M में 18 होगा, और N में कितना हुआ? 32। तो K में S उप कक्षा हुआ, मतलब पहला में S आया, दूसरा में SP, तीसरा में SPDA, और चौथा में SPDF। समझ में आ गया ना? पहला में S, फिर दूसरा में P,
फिर sp_d और फिर लास्ट में चारों। नाभिक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होता है उसको क्या बोलेंगे? कक्षा। कक्षा समझा दिए। कक्षा, कक्षा क्या था? जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, नाभिक से दूर जाना चाहता है। और ये बताया क्या कक्षक किसको बोले? तो नाभिक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना हो। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो कक्षक। मुख्य क्वांटम संख्या को किससे सूचित करते हैं? एन से। और द्विवंशी क्वांटम संख्या एल से। ठीक है, 1 2 3 होगा मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, उसका मान बोलता है। और इसका होता है 1 से लेके n-1। चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे सूचित करते हैं? m से। मैग्नेटिक से कनेक्ट कर लो ना। अच्छा, m। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसने दिया था? श्रोडिंजर। 1933 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला। अपवर्जन नियम किसने दिया था? पाउली। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपवर्जन नियम पाउली। अब डायरेक्टर देगा ये तो खोज किया ना, लेकिन बोलेगा कि जो है किसको कहते हैं अपवर्जन नियम, ये जानना जरूरी है। दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? अपवर्जन नियम। दिए गए परमाणु के लिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है, अतः 2 इलेक्ट्रॉन n, l और m के मान एक ही हो तो उनके चक्रण विपरीत होता है। मतलब कि समझो 2 इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अपवर्जन नियम। आगे बताओ कि अधिकतम बहुलता का नियम किसने दिया था? होल्ड। अधिकतम बहुलता का नियम कौन दिया था? होल्ड। अब इसका नियम क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता है जब तक कि रिक्त कक्षक प्रायः, अर्थात जब तक संभव है, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेगा। शॉर्टकट में समझो, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो मतलब जोड़ा में ना हो, उसका किसका नियम है? होल्ड का नियम। इलेक्ट्रॉन जोड़ा में ना हो तो क्या बोलेंगे? होल्ड का नियम। अनिश्चितता सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग। अनिश्चितता सिद्धांत हाइजेनबर्ग। किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव हो, इसको बोलेंगे अनिश्चितता सिद्धांत। किसी कण की स्थिति और वेग एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव हो, मतलब ये बोलना चाह रहे कण का स्थिति और वेग निर्धारण असंभव हो, उसको क्या बोलेंगे? अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चितता में अनिश्चित हो। आगे बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का किसने दिया था? अफबाहो। नहीं होता है sp, नहीं आता है 1s 2s 2p 6 सब नहीं पढ़े हो, तो वही बोल रहा है। ये क्या है? अफबाहो नियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का किसने दिया था? अफबाहो। अब पढ़ेंगे समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। सब अच्छा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। समस्थानिक किसको कहेंगे? जिसमें परमाणु क्रमांक क्या हो? समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न। समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप्स। परमाणु संख्या समान, डायरेक्ट एग्जाम में देगा परमाणु संख्या समान, उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स या समस्थानिक। और जिसमें द्रव्यमान संख्या समान हो, संभारिक। सब देखो, परमाणु संख्या समान तो समस्थानिक और द्रव्यमान संख्या समान तो संभारिक। आगे बताइए। और जिनमें परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसे क्या? सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो सम न्यूट्रॉनिक। जैसे में समझो 1s3 हुआ तो इसमें कितना न्यूट्रॉन हो गया? 1 है, ऊपर में 3 है तो 2 नहीं होगा। नीचे में हाइड्रोजन में 1 परमाणु संख्या और ऊपर में 3 है, तो 3 में गया तो 2। अब इसके बाद बताए तो हीलियम। हीलियम का 2 और ऊपर में कितना है? 4। तो 4 में 2 घटाए तो क्या हुआ? 2 बराबर नहीं हुआ। 3 में गया तो 2 होगा, 4 में 2 गया तो 2। अब सम इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलेंगे? आयनों और परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास समान होते हैं, इसको क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। समान होगा तो सम इलेक्ट्रॉनिक। अब तीसरा है गैसों का विसरण नियम। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन दाब का व्युत्क्रम अनुपाती होता है। किसका नियम? बॉयल। दाब का व्युत्क्रम अनुपाती होगा तो बॉयल का नियम। सैद्धांतिक रूप से परम शून्य ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है? -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। समान ताप और दाब विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना लीटर होता है?
22.4 लीटर। सामान्य ताप और दाब पर विभिन्न गैसों का 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निश्चित करती है? मोल की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की समीकरण। आदर्श गैस का समीकरण क्या था? पीवी बराबर एनआरटी। आदर्श गैस का समीकरण क्या है? एनआरटी। ये गैसों का समीकरण नियम है, ठीक है। घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों की आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया को विसरण बोलेंगे। गैसों के मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया क्या बोलेंगे? विसरण। विसरण नियम का सूत्र है R1/R2। R1/R2 √/d2/d1। √/m बराबर m2/m1। समझ गया ना? R1/R2 हुआ, समान रहता है, बाद सब उल्टा होता है। जैसे कि d2/d1, d आयतन हो गया, आयम हो गया द्रव्यमान, d2/d1 बराबर √m2/m1। हाइड्रोजन गैस का विसरण गति ऑक्सीजन गैस की विसरण गति का कितना गुना होता है? 4 गुना होता है। हाइड्रोजन गैस का विसरण गति ऑक्सीजन गैस का विसरण होने का 4 गुना। अब पढ़ेंगे आवर्त सारणी। बहुत तत्व का वर्गीकरण नियम पढ़ेंगे, आवर्त सारणी पढ़ेंगे। ध्यान से देना, कहेंगे इससे क्वेश्चन तो गिरना ही है। क्वेश्चन 100% गिरेगा, जितना अभी बोलेंगे कन्फर्म आएगा। आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मेंडलीव। अब मेंडलीव किस देश के थे? तो रूस का थे। 1869 में। आवर्त सारणी खोज कब हुआ? 69 में। आवर्त के नियम के तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। किसका नियम है? परमाणु भार का आवर्त फलन बोलेगा तो मेंडलीव। तत्व और भौतिक और रासायनिक गुण जो परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, मेंडलीव। परमाणु भार आएगा तो क्या मानना? मेंडलीव। और परमाणु संख्या आएगा तो मोसले। बस यही दोनों चीज है। मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में कितना वर्ग था? 9। आवर्त था 7। आवर्त जो है ना, दोनों बना तो 7 था। मेंडलीव बना या मोसले बना तो 7। त्रिक नियम किसने दिया था? डोबरेनर। 1817 में जर्मनी के थे। त्रिक नियम किसने दिया? वुल्फगांग डोबरेनर। ये 3 तत्व को समूह को चुना जिसको त्रिक कहा गया, ठीक है। न्यूलैंड जो है ना, कौन सा नियम है? अष्टक नियम। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड्स। और आगे बताओ कि न्यूलैंड के समय कितना तत्व था? 56। 56वें तत्व कहां पर समाप्त होता है? थोरियम। बोलेगा न्यूलैंड का अंतिम तत्व कौन है? थोरियम। बोलेगा अंतिम तत्व लागू कहां होता है? कैल्शियम। मान है कैल्शियम तक, ठीक है, लेकिन अंतिम तत्व है कौन? थोरियम। नहीं समझ में आया? तो लास्ट तत्व कौन हुआ? थोरियम। लेकिन उससे पहले कैल्शियम तक ही मान है लागू जो होता है। हर 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व का गुणधर्म समान है। क्या है? अष्टक। अष्टक सिद्धांत कहां तक लागू होता है? कैल्शियम तक। न्यूलैंड ने कितना तत्व बताया? 56। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? मोसले। 1913 में। और किस पर आधारित है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। तत्व के गुण और उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। किसका नियम है? मोसले। परमाणु संख्या का होगा तो मोसले। यहां से क्वेश्चन कंफर्म गिनता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आवर्त में बाएं से दाएं, कुछ बोले बोले बढ़ता है। रख। ध्यान दो इधर। परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा, लेकिन आवर्त में बाएं जाने से घटेगा। वर्ग का उल्टा होता है आवर्त, ठीक है। ध्यान दो, जो बोल रहे हैं यही से आएगा क्वेश्चन। परमाणु का आकार और धनात्मक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा, लेकिन आवर्त में बाएं जाने पर घटेगा। आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन प्रीति वर्ग में ऊपर नीचे से घटेगा। आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता ऊपर वर्ग में ऊपर नीचे जाने से क्या होगा? घटेगा, लेकिन आवर्त में बाएं जाने पर बढ़ेगा। कंप्लीट हो गया। यही तो क्वेश्चन है। आकार और विद्युत धनात्मकता बोलेगा, वर्ग में क्या बताया? बढ़ेगा, लेकिन आवर्त में क्या बोले? घटेगा। आयनन ऊर्जा, विद्युत इलेक्ट्रॉन प्रीति वर्ग में ऊपर नीचे जाने से क्या बोले? घटेगा, आवर्त में बढ़ेगा।
टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो ये है पीरियोडिक टेबल, उसको क्या दर्शाता है? धातु का धातु से अलग करता है, उसको उपधातु बोलते हैं। टेढ़ी मेढ़ी ये लाल वाला लाइन है, ये वाला इसको बोलते हैं जिगजैग रेखा। और ये इसको बोलते हैं, ऊपर वाला को बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी, ऊपर वाला को, नीचे वाला को एक्टिनाइड। तो आधुनिक अवस्थानी में आवर्त कितना? 7। और वर्ग की संख्या ऐसे 9 है, लेकिन उपवर्ग सहित वर्ग जोड़ता था 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन था? क्षार धातु। बोलेगा इनमें से कौन क्षार धातु नहीं है? तो ये वाला ध्यान रखो, हेलिना को रब से फरियाद है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और दूसरा कौन है? क्षारीय मृदा धातु। पहला हो गया क्षारीय धातु, दूसरा हुआ क्षारीय मृदा धातु। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। और बेरियम इसके बाद हुआ रेडियम। फिर से सुनो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और लास्ट में क्या हुआ? रेडियम। ये क्या हुआ? क्षारीय मृदा धातु। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या बताए? क्षार धातु। अंतिम सदस्य अक्रिय गैस। ये लास्ट वाला है ना, इसको अक्रिय गैस बोलते हैं, और शुरू वाला को क्षारीय बोलते हैं, लास्ट वाला को अक्रिय। आगे बताइए। आवर्त सारणी में जो है ना, वायुमंडलीय परिस्थिति में गैस रूप में कितना पाया जाता है? तत्व 11। गैस रूप में जितना टोटल होता है 11 तत्व पाया जाता है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से दिया, लेकिन 58 से होगा। 58 से लेकर 71 तक की श्रेणी को लेंथेनाइड श्रेणी बोलते हैं। 58 से 71 बोलेगा तो लेंथेनाइड, और 90 से 103 बोलेगा तो एक्टिनाइड। टोटल 14 ऊपर है लेंथेनाइड में, और एक्टिनाइड में भी 14 है। तो 14 कितना? 28 है। तो लेंथेनाइड कहां से कहां तक बताएं? 58 से 71, एक्टिनाइड 90 से 103। दुर्लभ मृदा तत्व की संख्या कितना तत्व है? दुर्लभ मृदा 117, सॉरी 17 है। दुर्लभ मृदा तत्व कितना? 17। लेंथेनाइड श्रेणी में 15 तत्व है जो है ना दुर्लभ मृदा तत्व है। और सबसे ज्यादा दुर्लभ मृदा कहां पाया जाता है? चीन में। सबसे ज्यादा दुर्लभ मृदा चीन में। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस वर्ग के होता है? 7A। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्च होता है 7A, 17 वर्ग को। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व का? क्लोरीन का। क्या समझे? इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन का। हैलोजन ग्रुप ना है, उसी में सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन। ऋणात्मकता बोलेगा तो क्या होगा? फ्लोरीन। अब बंधुता बोलेगा तो क्लोरीन। बंधु मौर्य कौन है? क्लोरीन। बंधु क्लोरीन। अब विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन। निष्क्रिय गैस का गलनांक क्या होता है? उच्च की निम्न? निम्न होता है। निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है। वर्ग 7 तत्व का गलनांक उच्चतम होता है। बोला किस वर्ग के तत्व का गलनांक उच्चतम होगा? 7 है। आवर्त सारणी में अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन है? हेलोजन ग्रुप। और अधिकतम विद्युत धनात्मकता कौन है? क्षार धातु। विद्युत धनात्मकता बोलेगा क्षार धातु, और ऋणात्मक बोलेगा तो हेलोजन ग्रुप। अब पढ़ेंगे 5वां रासायनिक बंधन। जब बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उसे बोलते हैं वैद्युत संयोजी बंधन। इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा क्या बोलेंगे? वैद्युत संयोजन। द्रव्यनांक और क्वथनांक यानिक यौगिक का क्या होता है? उच्च होता है। द्रव्यनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिक का उच्च होता है, उच्च। NH4Cl कैसा आबंध है? आयनिक है, सहसंयोजी है, उपसंयोजी है? तीनों है। आयनिक, सहसंयोजी, उपसंयोजी तीनों है। NH4Cl कैसा है? अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं NH4Cl को। आयनिक, सहसंयोजी, उपसंयोजी तीनों होता है। बोलेगा किन तत्व में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है? जिसका ट्रिक है फोन याद रखना। फोन मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें जो है हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। जिसमें H लगे, F लगे, O लगे, L लगे, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बंद। से बोलेगा HF, बोलेगा इनमें से कौन हाइड्रोजन बंद नहीं है? HF में देखो, HF में आ गया, H2O, NH3, ये सब कैसे ना हाइड्रोजन बंद है। जिसमें H, F, O, N ये सब जहां लगे ना हाइड्रोजन बंद होता है। यही चारों तत्व में हाइड्रोजन बंद होता है। बंधन ऊर्जा बोलेगा सर्वाधिक किसका होता है? तो त्रिबंध का। बंधन ऊर्जा और बंधन की क्रियाशीलता सबसे अधिक होता है? तीसरा का। बंधन ऊर्जा और सबसे बंध क्रियाशीलता तीसरा का।
अब बंद दूरी का क्रम बोलेगा सर्वाधिक, तो एकल का दूरी का क्रम एकल। दो एचएफ अणु के बीच एक नए प्रकार का बंधन का सृजन करता है, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंधन। H2S में हाइड्रोजन बंधन है कि नहीं? नहीं है। एस आ गया कैसे आएगा? H2S, एस आ गया ना। वही चारों तत्व में से कोई रहना चाहिए तब हाइड्रोजन बंधन होगा, अलग तत्व जगह नहीं होगा। समझ में नहीं आया? हाइड्रोजन बंध। रेखीय आकृति की कैसा संकरण होता है? sp sp2 sp3 होता है ना, यही बोल रहे हैं। तो रेखीय आकृति बोलेगा तो sp, डायरेक्ट रेखीय बोलेगा तो sp, और त्रिकोणीय आकृति बोलेगा sp2, sp बोलेगा तो रेखीय, sp बोलेगा तो sp2 त्रिकोणीय, sp2 और sp3 त्रिकोणीय पिरामिड। sp3 क्या है? त्रिकोणीय पिरामिड। पहला क्या हुआ? रेखीय। पहला क्या हुआ? sp रेखीय, क्रम बैठा लोगे, sp sp2 sp3 ये सब बैठा लोगे। पहला रेखीय हुआ, दूसरा कौन है? त्रिकोणीय, और तीसरा हुआ त्रिकोणीय पिरामिड। रेखीय हुआ, फिर क्या हुआ? त्रिकोणीय, और फिर त्रिकोणीय पिरामिड। कहां तक हुआ? sp3। sp3d क्या हुआ? त्रिकोणीय द्विपिरामिड। d लग गया तो त्रिकोणीय पिरामिड हो गया ना sp3 तक, और d लग गया तो त्रिकोणीय द्विपिरामिड। यही चारों तक पूछता है, छोड़ दिया है। जब दो परमाणु ऑर्बिटल के पार्श्व अतिव्यापन होता है, इसमें निर्मित बंधन को पाई बंधन मिलता है। सुनो, जब दो परमाणिक ऑर्बिटल के पार्श्व अतिव्यापन होता है, इस निर्मित बंधन को पाई बंधन मिलते हैं। विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या करता है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन शॉर्ट कट में इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक या अवकरण एक ही होता है, उसी का भी बताएंगे। सब जितना होगा पाठ सब बता देंगे, खाली ध्यान से सुनना। विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना, धन आवेश का बढ़ना, इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। अवकरण क्या होता है कि विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलक के अनुपात का बढ़ जाना या धन आवेश का घट जाना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अवकरण। शॉर्टकट में से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अवकरण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण, त्यागेंगे तो ऑक्सीकरण, ग्रहण करेंगे तो अवकरण। समझिए ना, अवकरण। त्यागना क्या होता है? ऑक्सीकरण। और रेडॉक्स मतलब जो दोनों हो जाए, रेडॉक्स अभिक्रिया जो दोनों काम करे, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों। ऑक्सीकरण अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है, अर्थात जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है दूसरा ग्रहण करता है, उसको क्या बोले? रेडॉक्स। आया समझ में क्या क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीकरण अवकरण नहीं आया समझ में? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा क्या कहेगा? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अवकरण, और जो दोनों करेगा रेडॉक्स। अब अवकारक का ही बड़ा भाई है अवकारक, ठीक है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसको अवकारक बोलते हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको अवकारक, और अगर दूसरा क्या बोले? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण और अवकारक एक ही है, ठीक है। त्यागना बताया क्या? ऑक्सीकरण, और इसमें अवकारक भी होता है, ठीक है। जिस पदार्थ का अवकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीकारक। ग्रहण बोले तो क्या होगा? ऑक्सीकारक, और क्या बोले? अवकरण, दोनों होता है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? बहुत इंपोर्टेंट है, फ्लोरीन है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? फ्लोरीन। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक अवकारक दोनों एक साथ होता है। इनमें से कौन यौगिक में देता है? इनमें से कौन ऑक्सीकारक और इसमें है? देखो इसको याद है वो, तो O2O3 ऑक्सीजन मिला गया ना, O2O3 H2O2 H2O2 HNO3 KMNO4 K2Cr2O7, ये क्या है? दोनों है, ऑक्सीकारक अवकारक दोनों है। कुछ ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक बोल रहे मिस्टेक हो गया। ऑक्सीकारक क्या क्या होता है? O2O3 H2O2 HNO3 KMNO4 और K2Cr2O3, और दोनों बोलेगा तो H2S H2O2 सल्फर डाइऑक्साइड HNO2। ऑक्सीकारक पहले कौन कौन सुनो? O2O3 H2O2 HNO3 KMNO4 K2Cr2O7। ऑक्सीकारक अवकारक दोनों है, H2S H2O2 SO2 और नाइट्रस अम्ल HNO2। ऑक्सीकरण संख्या आप कैसे निकालते हैं हम बता देते हैं, थोड़ा सा समझाएंगे, आप सब समझ लीजिएगा। जो है ना संयोजकता लेते हैं, ठीक है। संयोजकता लेंगे तो क्या निकलेगा? ऑक्सीकरण। एक समझा देते हैं, जैसे कि हमको KMNO4 में आपका बोलेगा कि जो है ना मैग्नीज का जो है ना
ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। 2 8 8 1 हुआ तो लास्ट में कितना आया? 1। तो 1 प्लस मैग्नीज का निकलना तो उसको x मानना है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है तो 2 6 हो गया, होगा ना। तो 4 से ज्यादा हो तो 8 में घटा दे -2, तो -2 और इधर 4 होता है -2 चौके कितना हुआ? 8। तो -8 उधर कितना है? 1 है, तो कितना हुआ? -7 और जब जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हुआ? 7। मतलब समझो संयोजकता लेंगे तो क्या पता चलेगा? ऑक्सीकरण संख्या। सभी क्षार धातुओं की यौगिक ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? +1। क्षार धातु का क्या बोलेगा? +1। और क्षारीय मृदा धातु का +2। एल्युमिनियम यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है। फिर से ऑक्सीकारक बताते हैं, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा दे उसका क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा दे ऑक्सीकारक। अवकारक वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ की ऑक्सीजन संख्या घटा दे तो अवकारक, ठीक है। बढ़ा दे तो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ठीक है। अवकारक क्या बताएं कि घटा दे तो अवकारक, बढ़ा दे तो ऑक्सीकारक। जिसमें परमाणु ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है तो अवकरण होता है। अब 7वां है और लास्ट से दूसरा है, इसके बाद विलयन पूछेंगे, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। अम्ल, भस और लवण। अब अम्ल पढ़ेंगे। अम्ल वह यौगिक जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप के रूप में होता है। हाइड्रोजन H+ आयन हो तो उसको क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, उसको क्या बोलेंगे? अम्ल। और ये किसके अनुसार है? आर्हेनियस। OH- और H+ आयन दिया आर्हेनियस के अनुसार। पूछता है क्वेश्चन, अम्ल ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, किस वैज्ञानिक से? तो आर्हेनियस। अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, उसको क्या किसके अनुसार है? ब्रोस्टेड और लौरी सिद्धांत। मतलब कि प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता बोलेगा तो ब्रोस्टेड और लौरी के सिद्धांत। और इस जिसमें इलेक्ट्रॉन एक निर्जन जोड़ी में स्वीकार करता है उसको क्या बोलेंगे? लुईस। मतलब लुईस वैज्ञानिक थे, बोलेगा कि बोला ना इलेक्ट्रॉन निर्जन जोड़ी में स्वीकार करने की प्रवृत्ति होता है, उसको किसके अनुसार? लुईस। और प्रोटॉन प्रदान करता है कौन? ब्रोस्टेड और लौरी। और H+ आयन देता है आर्हेनियस। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अम्लीय जो है ना जलीय विलयन को किस रंग को किस में बदलता है? नीला को लाल। अनिल, नीला को। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड या मिथेनोइक अम्ल। और संतरा और नींबू में साइट्रिक। यहां से वो गिरिए जाता है रोज। संतरा और नींबू में साइट्रिक। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक। इमली खाए आप सब? इमली अंगूर में टार्ट्रिक। टमाटर में ऑक्जेलिक। टमाटर में ऑक्जेलिक। दही और खट्टा दूध में लैक्टिक। चींटी के डंग में मैथेनोइक या फॉर्मिक, एक ही हुआ। बिच्छू के डंक और बिच्छू के बूटी नेटाल में मेथेनोइक। चींटी बिच्छू दोनों मिलेगा तो मेथेनोइक। और दुर्गंधित मक्खन में ब्यूटायरिक एसिड। दुर्गंधित मक्खन में ब्यूटायरिक। अम्ल का उपयोग जैसे कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। और सिरका अचार में एसिटिक। सिरका अचार में एसिटिक। सोडा वाटर में कार्बोनिक। सोडा वाटर में कार्बोनिक। अंगूर में कौन होता है? टार्ट्रिक। और सेब में मैलिक। मौलिक ने मैलिक। नींबू और नारंगी में साइट्रिक है। नींबू और नारंगी में साइट्रिक। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? टार्ट्रिक अम्ल। बेकिंग पाउडर में। और खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? HCl। पेट में HCl हो जाता है, ठीक है, पेट में। और सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल HNO3। लोहा पर जस्ता परत चढ़ाने से पहले लोहा को साफ करते हैं किस रसायन से? H2SO4 और HNO3। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से साफ करते हैं, मतलब लोहा से पहले उसको साफ करके तब जिंक का परत चढ़ाते हैं। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने और फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग? ऑक्जेलिक। बहुत बार पूछा है। कपड़े के जंग के धब्बे और फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक। कुछ अम्ल का प्रबलता बोलेगा, प्रबलता का क्रम सजाए, यौगिक दे देगा और क्रम सजाने बोलेगा। सबसे ज्यादा HCl होता है। HCl के बाद HNO3। HCl सबसे बाद HNO3। H2SO4। HCl HNO3 H2SO4। इसका ट्रिक देते हैं। HCl में 2 तत्व आ गया,
HCl, फिर HNO3, और बढ़ रहा है ना HNO3, फिर देखो H2SO4 आया ना, मतलब छोटा से बड़ा जाना, मतलब सबसे ज्यादा HCl ही हो गया, जो कम है वो ज्यादा है, HCl ज्यादा हो गया, फिर HNO3, H2SO4, लास्ट है CH3COOH, 3 दे दिए ना, सबसे ज्यादा क्या बोले HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH। अम्लराज का अनुपात शांत हाइड्रोलिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण कितना का है? 3:1, 3:1। किस अम्ल को खनिज अम्ल या म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं? HCl को खनिज अम्ल और म्यूरेटिक अम्ल HCl। और आयल ऑफ बैट्रियल किसको कहते हैं? H2O4, आयल ऑफ बैट्रियल H2SO4। कांच घुलनशील है किस अम्ल में? HF, ये दरोगा में आया और बिहार पुलिस दोनों में आया है। कांच में घुलनशील है HF, हाइड्रोफ्लोरिक। दवा बनाने में और खाद्य पदार्थ के मतलब कि संरक्षण में किस अम्ल का होता है? बेंजोइक। दवा बनाने और खाद्य पदार्थ के संरक्षण में बेंजोइक। अमाशय ग्रंथि में कौन सा अम्ल होता है? HCl। अमाशय पेटे को बोलते हैं, पेट के अंदर वाला को अमाशय, बाहर वाला को पेट। तो हाइड्रोक्लोरिक। चींटी के काटने और त्वचा में फॉर्मिकल, और त्वचा पर नम बेकिंग सोडा लगाया जाता है उस पर। ऐसा यदि जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण और जल देता है उसको क्या बोले? भास्म। ठीक है, लवण और जल देता है भास्म। किसके अनुसार है ना प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता भास्म कहलाता है? तो ब्रोस्टेड और लौरी। ठीक है, प्रोटॉन आएगा तो ब्रोस्टेड और लौरी मादा, प्रोटॉन आएगा चाहे अम्ल हो या क्षार हो, दोनों वही हो। और लुईस के अनुसार जो यौगिक इलेक्ट्रॉन निर्जन जोड़ी प्रदान करता है और भास्म कहलाता है, ये लुईस के अनुसार। लुईस के अनुसार क्या बताएं? निर्जन जोड़ी बना है। ठीक है, और उसमें भी वही था, निर्जन जोड़ी आएगा तो क्या मानना है? लुईस। अब प्रोटॉन बोलेगा तो बोलो, प्रोटॉन बताए तो क्या? ब्रोस्टेड और लौरी। घरों में चूना में किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। कोई कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेगा शुद्ध जो NaOH किसका है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन बनाने में प्रयोग करते हैं। मिल्क और मैग्नीशिया का शुद्ध बताओ? MgOH का होल 2, मिल्क और मैग्नीशिया का MgOH का होल 2। पेट की अम्लता को दूर करने में किसका करते हैं? मिल्क और मैग्नीशिया। शराब पीकर गाड़ी चलाने ड्राइवर की जांच करने में किसका प्रयोग करते हैं? अम्ल क्षार अभिक्रिया। आगे तो साधारण नमक सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड। खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2। धोवन सोडा या सोडियम का Na2CO3 10H2। कपड़ा धोने में प्रयोग करते हैं धोवन सोडा। कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बताओ? KNO3। बारूद बनाने में किसका करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट का। पीएच बराबर सूत्र होता है माइनस log H+। अब हम सब पीएच मान याद रखेंगे। नींबू का कितना है? 2.2। ट्रिक से याद रखेंगे। नींबी का बाद कौन आएगा? सिरका। और सिरका के बाद कौन है? शराब। नींबू, सिरका, तो 2.2 हुआ नींबू। और दूनी क्या हुआ? 4। 4 दूनी 2.2 हुआ नींबू। और 2.4 क्या हुआ? सिरका। 2.8 क्या हुआ? शराब। नींबू, सिरका, ठीक याद दे दिए ना। और मूत्र का कितना है? पक्का पक्की 6। मूत्र का कितना? 6। और दूध का कितना है? 6.4। दूध का 6.4। और दूध के बाद जो है ना गाय लार गिराती है तो 6.5। दूध हो गया तब लार गिराएगा, तो 4 के बाद क्या होता है? 5। नहीं, बाछी भी आगे बढ़ जाता है। दूध कितना बता? 6.4। और दूध के बाद लार 5। ठीक दे दिए। और रक्त कितना? 7.4। दूध से एक पीएच मान ज्यादा किसका है? रक्त का। दूध का और आंसू का। आंसू बहाना मतलब रक्त बहाना। आंसू बहाना मतलब हाँ, खून का आंसू नहीं बोलता है। रक्त का कितना? 7.4। ये ग्रुप डी पूछा है। और समुद्री जल का 8.4। देखो, दूध का 6.4। और दूध से क्या होता है? मोटा कौन होता है? रक्त। हो गया तो 7.4। और समुद्री जल तो ज्यादा है तो 8.4। पीएच मान 7 से कम हो तो क्या हो? अम्लीय। कम में मोर है, अम्लीय भी मोर है। कम हो तो अम्लीय।
और 7 बराबर हो तो उदासीन, और 7 से अधिक हो तो क्षारीय। पीएच स्केल की खोज किसने किया? सोरेनसन 1909 में। हमारा शरीर कितना परास के बीच काम करता है? 7 से 7.8 पीएच तक है। 7 से 7.8 पीएच परास तक शरीर कार्य करता है। शरीर का कार्य, वर्षा का जल का पीएच मान कितना से कम हो तो अम्लीय वर्षा कहलाएगा। 5.6 से कम, 5.6 से कम होगा तो वर्षा जल अम्लीय कहलाएगा। और दांतों का क्षरण होने लगता है किस? 5.5, 5.5 होगा तो दांत 5 या 5 क्षरण होने लगा, ऊपर नीचे दोनों बराबर हो गया ना। 5 या 5, 5.5 तो दांत का क्षरण। क्लियर हो गया? 5.6 होगा तो वर्षा का जल, क्योंकि वर्षा का जल गिर गया इसलिए क्षरण हो गया। अब लास्ट टॉपिक हम सब बिलियन पढ़ेंगे, इसके बाद कंप्लीट। किसी बिलियन में बिले की कण की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻7 सेंटीमीटर से कम। किसी बिलियन में बिले की कण की त्रिज्या 10⁻7 सेंटीमीटर से कम। बिलियन कैसा होता है? अस्थायी और पारदर्शक। अस्थायी और बिलियन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उसे विलायक बोलेंगे। बिलियन में जो अधिक मात्रा में वो क्या हुआ? विलायक। जो कम मात्रा में वो बिले। और अक्षर बिले कम है तो कम हो गया, और अधिक बिले से बड़ा कौन है? विलायक। अधिक होगा तो विलायक, कम होगा तो बिले। तो एक सूत्र होता है, बताओगे तुमसे, विलायक की मात्रा बटे बिले बटे विलायक गुना 100। आगे बताओ, कम मात्रा में तो क्या बोलेंगे? बिले। अधिक मात्रा में तो सार्वत्रिक विलायक किसको बोलते हैं? जो सभ्य में मिल जाए, जल। सार्वत्रिक विलायक। अब बिलियन का प्रकार बोलता है। ठोस में ठोस किसका उदाहरण है? मिश्र धातु। ठोस जैसे कि पीतल लेते हैं, पीतल में तांबा जस्ता, ठोस ठोस नहीं हो गया, तांबा जस्ता। अब ठोस में द्रव, तो ठोस धातु थैलियम हुआ, पारा क्या हुआ? द्रव। इतना तो से पकड़ सकते हो। ठोस में गैस, कपूर में वायु, कपूर में वायु, ठोस में गैस। द्रव में ठोस, पारा क्या है? द्रव। और लीड, शीशा क्या है? ठोस। द्रव में ठोस, पारा में लीड, द्रव में द्रव, जल में अल्कोहल, जल में गैस में ठोस, धुआं में वायु में आयोडीन। आयोडीन नहीं आ गया ठोस बाद में, इसका चीज पढ़ लोगे। संतृप्त विलयन और असंतृप्त पढ़ेंगे, ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा में घुली हुई हो। विलेय पदार्थ अधिकतम में घुली हो तो उसका मैंने संतृप्त। समझ गए? नहीं समझे? किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा में घुली हुई हो। अधिकतम मात्रा में घुली हो तो उसको कहा संतृप्त विलयन। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिससे विलेय पदार्थ और अधिक मात्रा में हो, उस पर घुलाई जा सके, उसको असंतृप्त। तो अधिक से अधिक होगा तो क्या बोले? असंतृप्त। सिर्फ अधिक होगा तो क्या हो? संतृप्त। ज्यादा से ज्यादा हो तो वही हुआ। विलेयता बराबर विलेय की मात्रा, विलायक गुना 100। विलेयता बराबर क्या होता है? विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा गुना 100। सामान्यतः ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होता है? बढ़ेगा। समझे? ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ेगा। और किसी द्रव में गैस की ताप बढ़ने से क्या होगा? घटेगा। द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटेगा। द्रव में बोलेगा तो घटेगा, ठोस में क्या होगा? बढ़ेगा। दाब बनने पर गैस की विलेयता क्या होगा? बढ़ेगा। आगे बताइए, परिक्षेपित कणों का आकार निलंबन का कितना से कितना होता है? 10-3 से 10-4। निलंबन 10-3 से -4। नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं, किसका उदाहरण? निलंबन का। बोलेगा इनमें से कौन निलंबन का उदाहरण है? तो नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं, निलंबन। कोलाइड का कितना से कितना होता है? यही वाला सब्जेक्ट याद होता है। 10-5 से -7। कोलाइड 10-5 से -7। अब जानेंगे सोल किसको बोलेंगे, एरोसोल किसको बोलेंगे। ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित हो, सोल कहलाता है। ठोस कण द्रव में परिणत होगा तो क्या बोलेंगे? सोल। किसी गैस में द्रव या ठोस कण का प्रक्षेपण एरोसोल। द्रव या ठोस कण का प्रक्षेपण क्या होगा? एरोसोल। ठोस कण का द्रव में बोलेगा तो सोल। नहीं समझे? ठोस का द्रव में बोले ना तो इसको सोल बोलेगा। ठोस का द्रव में सोल, द्रव का ठोस बोलेगा तो एरोसोल। सोल का बड़का भाई क्या है? एरोसोल। ठोस का द्रव क्या हुआ? सोल। द्रव का ठोस क्या हुआ? एरोसोल। जब परिक्षेपण का माध्यम
जल हो तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोसोल। जल में आना हाइड्रोसोल। और जब एल्कोहल हो तो एल्कोहल, बेंजीन हो तो बेंजोसोल। मतलब प्रयोग करते हैं उसको। जल का प्रयोग हाइड्रोजन में करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोसोल। एल्कोहल में एल्कोहल, बेंजीन में बेंजोसोल। दूध एक क्या है? प्राकृतिक पायस है। अब देखो झाग किसको कहेंगे? द्रव्य में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। द्रव्य में गैस का परिक्षेपण, ठोस का द्रव्य में क्या बताया? सोल। और द्रव का ठोस एरोसोल। और द्रव का गैस बोलेगा झाग। द्रव का गैस में झाग। वास्तविक विलयन का आकार कितना से कितना होता है? 10⁻7 से 10⁻8 सेंटीमीटर। वास्तविक विलयन का 10⁻7 से 10⁻8। अपोहन अब पढ़ेंगे। कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से अलग करने की प्रक्रिया को अपोहन। कोलाइड विलयन को वास्तविक विलयन से अलग करेंगे तो अपोहन। कोलाइड विलयन के कण इधर उधर लगातार भागते रहते, उसको क्या बोलेंगे? ब्राउनी गति। इधर उधर भागेगा तो क्या होगा? ब्राउनी गति। नहीं समझे? कोलाइड विलयन के वास्तविक विलयन से अलग, कोलाइड को वास्तविक से अलग करना ही क्या लगता है? अपोहन। अब कोलाइड विलयन के इधर उधर भागने को क्या बोलेंगे? ब्राउनी गति। वास्तविक विलयन के पदार्थ में कणों का आकार कितना होता है? 10⁻7 से कम। और कोलाइड में कितना करना होता है? -7 से -5। टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव के प्रकीर्णन। मिथाइल अणु में अम्लीय विलयन का क्या होता है? गुलाबी। गुपीना याद रखो, इसमें डायरेक्ट दिया है क्वेश्चन। गुपीना, मिथाइल अणु में गुपी, अम्लीय क्षारीय उदासीन। तो गुपीना क्या हुआ? गुलाबी। अम्लीय क्या हुआ? गुलाबी। गुल पीना रे, मिस्टेक बोले, गुपीना खाली गुपीना बोले, गुल पीना, गुल पीना। तो गुल से क्या हुआ? गुलाबी होगा अम्लीय में। और पीला क्या हुआ? क्षारीय। नारंगी क्या हुआ? उदासीन। गुल पीना मिथाइल ऑरेंज। गुल पीना तो मिथाइल अम्लीय विलयन में बोलेगा मिथाइल ऑरेंज का क्या होगा? गुल। क्षारीय में पीला और उदासीन में नारंगी। फिनोल्फ्थालीन में जो है ना सिर्फ क्षारीय विलयन में गुलाबी होता है, अब बाद बाकी सब में रंगीन होता है। नहीं समझे? बोलेगा फिनोल्फ्थालीन जो क्षारीय विलयन में कैसा रंग होगा? नहीं समझ में आया? फिनोल्फ्थालीन का क्षारीय विलयन में बोलेगा गुलाबी, अब बाद बाकी किसी में बोलेगा तो रंगीन। अम्लीय बोले उदासीन बोले रंगीन। ये लगता है 4 क्वेश्चन वाला छूट गया है, ये बताते हैं। ये वाला हमको लगता है थोड़ा सा, ये यूरेनियम 235 वाला। चट्टान की आयु किससे ज्ञात करते हैं? यहां से भी कटे। यूरेनियम 235 समस्थानिक का उपयोग। चट्टान की आयु यूरेनियम 235। चट्टान का आयु 235। रक्त का थक्का सोडियम 14। रक्त का थक्का सोडियम 14 24 सोडियम 24। हम जो बोलेंगे वही। रक्त का थक्का बोलेगा सोडियम 24। आज आया था रक्त का थक्का सोडियम 24। रक्त का कैंसर कोबालसिस्टिन। कैंसर बोलेगा तो। और ट्यूमर का पता आर्सेनिक 74। ट्यूमर का पता आर्सेनिक 74। थायराइड ग्रंथि का आयोडीन 131। थायराइड ग्रंथि आयोडीन। आयोडीन में थायराइड ग्रंथि नहीं होता प्राइट 131। ल्यूकेमिया बोलेगा फास्फोरस 32। ल्यूकेमिया फास्फोरस 32। अरक्तता लोहा 59। अरक्तता उसी में कैंसर आ जाता है। रक्तता एनीमिया लोहा कमी से नहीं होता है। बताओ कि यूरेनियम 235 क्या बताया? चट्टान की आयु। और रक्त का थक्का सोडियम 24। और कैंसर बोलेगा तो कोबालसिस्टिन। और ट्यूमर का पता आर्सेनिक 74। आयोडीन का आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथि। और ट्यूमर आर्सेनिक 74। ल्यूकेमिया फास्फोरस 32 P32। अरक्तता लोहा वाला लोहा 59। इसके तहत ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल का विलयन के बाद आप सबको पढ़ के आना है, एकदम लास्ट तक पढ़ना है। कार्बन एवं इसके यौगिक से लेकर लास्ट तक है, इससे भी कम है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।